तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बीच बयानबाजी इस वक्त सुर्खियों में है। नित्यानंद राय ने बिहार की ताजा सियासी हलचल के अलावा देश की आंतरिक कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर दिए हैं सीधे जवाब। तो आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में है बिहार। वहां सरकार बदली, नए उप मुख्यमंत्री आए, बीजेपी बाहर गई और अब आई सीबीआई। इस पर बात करने के लिए हमारे आज के खास मेहमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आप बिहार से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हाजीपुर से राजनीति के ककहरे से देश के गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी तक का सफर तय करने वाले नित्यानंद राय को पार्टी की एक मजबूत कड़ी के तौर पर गिना जाता है। 56 साल के नित्यानंद राय ने राजनीति की शुरुआत 1980-81 में एबीवीपी से की, लेकिन नित्यानंद राय के नाम पर छात्र जीवन में जो सबसे बड़ा तमगा लगा वो था 90 के दशक में आडवाणी के रथ को हाजीपुर से सफलतापूर्वक निकलवा देना। इस घटना से नित्यानंद राय की चर्चा हाजीपुर से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। जन्मभूमि हाजीपुर को ही कर्म भूमि बनाकर नित्यानंद राय चुनावी मैदान में उतरे। 2000 से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2014 में उजियारपुर से सांसद बने और 2019 में दोबारा जीतकर देश के गृह राज्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी मिली। नित्यानंद राय को मोदी कैबिनेट में जगह देकर पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत किया है। हालांकि पिछले महीने ही तेजस्वी ने नित्यानंद राय को लेकर बड़ा दावा किया, जिससे हलचल मच गई। नित्यानंद जी तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या बोलेंगे? आप बड़ा ध्यान से देख रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे जब आपने सुना तेजस्वी यादव को। इनके बयान में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आप उनसे मिले थे, कहा था मन नहीं लग रहा है, जाना है, आना है, क्या है? देखिए, तेजस्वी जी को पता ही नहीं कि एक परिवार की पार्टी के वो नेता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस समय की वह बात कर रहे हैं उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनको पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ताओं वाली संगठन और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा प्राप्त होता है और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे परिवार की पार्टी में जो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जो हमेशा बिहार के विकास में बाधा बनी, वैसी पार्टी में और नित्यानंद जाए, वह पता नहीं किस बचकाना हरकत और किस अपने मंसूबे के साथ उन्होंने यह बयान दिया है। ठीक है, इनका एक और बयान है, चूंकि इन्हीं की बात हो रही है तो एक और बयान इनका देख लेते हैं। ये हालिया बयान है असल में 2024 का है, जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था। आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। 3 जमाई वाली बात है।
मैं देख रहा था हाउस में भी लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री है, पर क्या ये बात सही है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये एक तरीके से हथियार है। बिल्कुल नहीं। सीबीआई, इनकम टैक्स हो या जिसकी वो बात कर रहे हैं ईडी की, मैं बताना चाहूँगा मार्च 1996 में जिस समय चारा घोटाला में सीबीआई की जांच का आदेश हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिंह राव जी। सरकार में आरजेडी थी। 1997 में जब सीबीआई चार्जशीट की लालू जी पर, तो उस समय गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में भी आरजेडी थी, लालू जी भी थे। 2013 में जब इनको दोषी ठहराया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। अब क्या कहा जाएगा कि जिस सरकार में शामिल हो उस समय सीबीआई जांच के लिए जाए, तो आज वह जो कह रहे हैं कि 3 जमाई को भेज दिए। देखिए, जमाई शब्द बड़ा पवित्र है, हर माँ बाप के लिए पवित्र है और बहुत भारत की संस्कृति में तो बहुत ही पवित्र है। और इस तरह से जमाई शब्द का मजाक उड़ाना, यह तेजस्वी जी अच्छा नहीं किए। उन लोगों का संस्कार ही ऐसा है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना। जब कानून का हाथ जब उनकी तरफ बढ़ता है तो इस तरह के अपशब्द बोलते हैं, और कानून का हाथ किसकी तरफ जाता है? जो कहीं ना कहीं अपराध, भ्रष्टाचार, घोटाले में लिप्त होते हैं। ठीक है, इनका एक और बयान है। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, उस समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। नित्यानंद जी, ये जो बयान है ये आप ही हैं ये? अब क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर मुझको कह रहे हैं, हाँ, समझे ना, उनको थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। यदि मुझको कह रहे हैं तो मुझको उन पे हंसी आती है। मैं किसी लाइन में नहीं हूँ, मैं ख्वाब वह नहीं देख रहा हूँ। मेरा ख्वाब वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है, हमारी पार्टी का ख्वाब है, जिसको मैंने पहले कहा हूँ। और मुझको गर्व है कि आज मैं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और उनके लीडरशिप में काम कर रहा हूँ। और जो यहाँ अवसर प्राप्त है, तो शायद मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्सी लोलुपता और सीएम और परिवार, पिताजी सीएम, माँ सीएम, हम सीएम, उसके बाद कोई फिर हमारे परिवार का सीएम, फिर आने वाला कोई सीएम, न जाने कई पीढ़ी के लिए वह सीएम की कुर्सी को आरक्षित करने की भाषा बोल रहे हैं। और ये तो धमकी की भाषा है, धमकाना है। और यह तो इस तरह का धमकाना क्या किसी को शोभा देगा? क्या मैं यही मानूंगा कि इस संस्कार में उन्होंने पला है, शायद इसकी भाषा वो बोल रहे हैं। तेजस्वी ने जब ये कहा, जब आपके लिए कहा कि ठंडा कर देंगे, तो ये ठंडा करने की प्रक्रिया कैसे होती है बिहार में, वो समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, और क्या आप ठंडा होने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिहार में जो मुझको ठंडा करने का उन्होंने जो बयान दिया, ठंडा करने का मतलब होता है आपको हम बर्बाद कर देंगे, हम आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ेंगे। यही वहाँ के अर्थों में बिहार में है। और मैं आपको बताऊं, इस पार्टी आरजेडी की पार्टी के स्वभाव में है ठंडा कर देना, बर्बाद कर देना, समझे ना, दबंगई के साथ किसी को रोकने का प्रयास करना। तो बड़े बड़े लोगों को ठंडा करने का ही प्रयास करते हैं। अब वो लोग, मैं तो छोटा आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं अभी भी गाय भैंस पालता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ।
अगर उनका इरादा है मुझको ठंडा करने के लिए तो मैं ठंडा होने के लिए तैयार हूँ। ठंडा होने के लिए आप तैयार हैं? ठंडा होने के लिए तैयार है मतलब नित्यानंद जी, आपको तो ऐसी ठंडा करने वाली मशीन को ही बंद कर देना चाहिए ताकि कोई ठंडा ना किया जाए नहीं, बिहार जिस में। प्रवृत्ति से कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं उनके संस्कार का तो नहीं हूं कि मैं भी कहूं कि मैं आप हमको क्या ठंडा करेंगे, मैं आपको ठंडा कर दूंगा। उनको शौक है मुझको ठंडा करने का, तब ठंडा करने का प्रयास करें, ठंडा कर दें। मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। ठंडा करने की प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि फिर और इनका बयान कि गुंडा राज, अराजक राज, जंगल राज 3 का यह आगमन है। और कोई गृह राज्य मंत्री को कहे ठंडा कर देने का, कोई केंद्र से कोई आपको बचाने नहीं आएगा, तो उनको मैं क्या कहूँ? आपको क्या लगता है ये जो तेजस्वी इतने आक्रामक हैं आप पर, ये जो बिहार में एक बड़ा सवाल है कि लालू यादव के बाद यादवों का नेता बिहार में कौन होगा, क्या वो मामला है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जात के आधार पर किसी नेता का निर्धारण नहीं करती है। और दूसरा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जिस सेवा कार्य में लगे हैं, सेवक बनकर देशवासियों का, उनके सहयोगी के रूप में मैं भी एक छोटा सा सेवक हूँ। तो हमारी पार्टी की भी नीति में यह कहीं नहीं कि हम कास्ट के आधार पर नेता खड़ा करेंगे। तो फिर कौन यादव का नेता होगा और कौन नेता नहीं होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का न विषय रहता है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छी व्यवस्था के लिए काम करती है और मैं इसको नहीं मानता हूं कि कोई जात का नेता बनना किसी के अच्छे संस्कार की बात है। यह तेजस्वी जी जैसे लोगों को, जो परिवार की बात की पार्टी है और जो सत्ता में किसी न किसी प्रकार से बनना चाहें, मैं प्रधानमंत्री जी के उस नीति जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम किया जा रहा है, उस प्रधानमंत्री जी की उस नीति में विश्वास करने वाला हूं। मैं किसी कास्ट, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में और उसके नेता के रूप में काम करने का मुझको कोई शौक नहीं है। हाँ, जरूर मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जातीय समीकरण में विश्वास नहीं करती है, आप किसी एक जाति के नेता नहीं कहलाना चाहेंगे, लेकिन इस बयान के बाद आपकी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि आप असली यादव हैं। असली यादव, नकली यादव, क्या उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग होकर कहा या फिर आपको एक यादव नेता के तौर पे वाकई प्रोजेक्ट किया जा रहा है? असली यादव कौन, नकली यादव कौन, इसका फैसला कौन करेगा? सबका कर्म करेगा। असली सेवक कौन, नकली सेवक कौन, इसका फैसला उसका कर्म करेगा। देश की संस्कृति विरासत में विश्वास करने वाला लोग कौन, भ्रष्टाचार से करने वाला दुर्ग कौन। हाँ, एक बार जरूर हमको, बहुत पहले की बात मुझको याद है कि मुझको जब यह कहा गया था कि प्रश्न हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा था, बहुत पहले की बात, मैं युवा मोर्चा में थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप तो बीजेपी में क्यों हैं, क्या कारण है कि आप बीजेपी का काम करते हैं? तो मैंने उनको गिनाया था, यहाँ गंगा की चिंता की जाती है, यहाँ गीता को स्मरण किया जाता है और यहाँ गौ माता की पूजा की बात होती है। और मैं गौवंशी हूँ, गौपालक हूँ, इसलिए अपने को मैं गौवंशी तो कहूँगा ही। तो एक कारण मैं कई चीज़ों को बताने, बीजेपी के नीति, सिद्धांत, देशभक्ति, समाज सेवा, उसका संस्कार देखकर मैं पार्टी में गया था। एक कारण उसमें यह भी मैं गिनाया था कि मैं गौपालक हूँ और आरजेडी कसाई खाना खुलवाने की काम करती है, गौ माता का अनादर करती है, गौ हत्या करने वालों को बढ़ावा देती है, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है। इसलिए मैं गौवंशी हूँ, आरजेडी भी नहीं जाऊँगा, मैं गौवंशी हूँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विशेषताओं के साथ साथ एक विशेषता यह भी है कि गौ माता का वहाँ आदर है। अगर 2024 में लालू परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो क्या आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, खासकर तेजस्वी यादव? देखिए, मैं उजियारपुर से चुनाव लड़ता हूँ, ठीक ना, लोकसभा से, और उनकी इच्छा है। लोकतंत्र में कोई कहाँ से
जहाँ से इच्छा हो वहाँ से चुनाव लड़े। अगर उनकी उजियारपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, आए लड़े। आप राघोपुर नहीं जाएंगे या किसी और जगह से, किसी और संसदीय क्षेत्र से अगर लालू परिवार को मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ, पार्टी मुझको लोकसभा में फिर अगर टिकट दी तो मैं उजियारपुर से ही लड़ना चाहूँगा, और उनको लोकसभा से किसी परिवार के लोगों को लड़ाना है तो उनका वहाँ स्वागत है। जहाँ तक राघोपुर की बात कर रहे हैं तो राघोपुर की जनता अब उनका इंतजार कर रही है। आपका एक बयान है, आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जेडीयू और बीजेपी हिल मिल कर भाई भाई की तरह रहते थे, फिर अभी आपने कहा कि जहर आ गया। ये कहाँ से फिर जहर आ गया जब हिल मिल कर भाई भाई रहते थे और आप देखते रहे और जहर आ गया और जहर का इतना असर भी हो गया? देखिए, जब मैं बोला था जदयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी और हर भाई को यह कामना करना चाहिए कि जब हम एक साथ हैं तो भाई की तरह ही रहना चाहिए, और जहर घोलने की बात आई तो आखिर जिसको 43 सीट मिला जदयू को 2020 के चुनाव में, और 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 74 सीटें मिली और 74 सीट वाले ने खुशी खुशी, चूँकि हमारे नेताओं ने प्रदेश से लेकर केंद्र तक सबने उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े थे, तो अपने वचन के हिसाब, वादों के हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जहर घोलकर प्रधानमंत्री बनने का झूठा सपना दिखाना क्या है? या जहर घोलना है ना? उनके कानों में जहर घोलकर डाल दिया गया, समझे ना, और एक झूठा सपना दिखाया गया कि आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और उसमें कई लोगों, सपना दिखाने वालों में से कई लोगों की अपना काम पूरा हो रहा था। नीतीश जी को इसका पता नहीं चला, उन लोगों ने अपना काम भी पूरा किया। समय आएगा तो नीतीश जी को भी पता चलेगा, उसमें से उनके अपने लोग भी हैं। कहाँ किसी के लिए जगह है? प्रधानमंत्री का कोई ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब देखने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता किसी को, नीतीश जी को भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन ख्वाब देखने से पहले उनको सोचना चाहिए और अपना अंदाज भी लेना चाहिए। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार इतने अनुभवी, इतने कार्यकुशल, आपको क्या लगता है कि वो इतने नासमझ भी हैं जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, साथ साथ का भी प्रभाव होता है। साथ का? साथ साथ का। अभी हम आपके साथ हैं, ठीक है, तो इतने अनुभवी, इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे लोग, समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लीड करने वाले लोग, और किसी भ्रष्टाचारी के साथ मैं हाथ मिला लूं, कई प्रकार के घोटाला करने वाले लोगों के साथ हाथ मिला लूं, तो क्या मैं इस संगत से जो संस्कार और मुझको जो संदेश मिलेगा, क्या वहाँ के संगत से क्या मेरा संस्कार वैसा रह जाएगा? क्या हमारी सोच वैसी रह जाएगी? नहीं रह सकती। नित्यानंद जी, ये जो हुआ है, जो अलगाव हुआ नीतीश जी और आपके बीच में, एक कहावत होती है आपदा में अवसर। तो आप लोग, जैसे आपने कई बार, आज मैं भी आप बात करते हुए आपने कहा कि उनकी बहुत कम सीटें थी, हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब आपदा में अवसर मिल गया, अब सीएम बन जाएगा आपका बिहार में, बीजेपी का सीएम? देखिए, बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी का लक्ष्य है वही लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो उसमें सत्ता में जाना, न जाना, रहना न रहना, यह कोई ज़रूरी नहीं होता है। मेरा ये एक सवाल है, जैसे आपने अभी बोला है, जो क्या गरीबी दूर हो रही है नरेंद्र मोदी के काल में, अगर हम बिहार का ही आंकड़ा लें, नीति आयोग की लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार को बोला गया था सबसे ज़्यादा गरीब है, 51% से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है बिहार में, और ये सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है भारत का। देखिए, जहाँ तक आप गरीबी की बात कर रहे हैं, और देश से निश्चित रूप से गरीबी घट रही है। बिहार का जो आप आंकड़ा आप बोल रहे हैं, देखिए, मुख्यमंत्री और का एक पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और पहले 15 वर्षों के शासनकाल में भी वहाँ से बड़ा पलायन हुआ।
और नीतीश जी के साथ जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने प्रयास किया, नीतीश जी को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग देखते थे क्या, अपहरण उद्योग चल रहा है, वहाँ विधि व्यवस्था नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं लग रहे हैं, यहाँ इस प्रकार के स्थिति वातावरण से, जिसको कहते हैं कि वो अराजक राज्य, वैसे वातावरण से निकलकर बिहार की जनता को निजात करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी जो आज वहाँ हैं बिहार के श्रीमान नीतीश कुमार जी, उन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार सूबे का प्रधान बना दिया, और उनको बार बार बीजेपी अपने संकल्पों के विषय में, अपने सोच के विषय में कि गरीबी मिटानी है, अच्छा काम होना है, और हम रहते थे तो हमारे प्रयास का कुछ प्रभाव पड़ता था, लेकिन जैसा हम चाहते थे बिहार को बनाना, वैसा बनाने का नीतीश जी के मन में और मिजाज में नहीं था, तो बाधा जरूर आती थी। 2024 में मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती कौन हो सकते हैं, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है। और अभी भी शिक्षकों की बात करें तो 2,48,000 शिक्षकों के रिक्त स्थान हैं। हर घर नल योजना, ये नीतीश कुमार का एक्चुअली प्लान था 2015 में जब आए थे आरजेडी के साथ, 7 निश्चय के साथ, उसको मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो हर घर नल योजना का जो सक्सेस रेट है 95% है वहाँ बिहार में, लेकिन उसमें घोटाला काफ़ी हुए हैं जो पिछले साल उजागर भी हुए हैं। ये वाली बात जो पूछ रहे हैं, ये नीतीश जी ने हाउस में भी कही, वो एक बार देख सकते हैं हम लोग। जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6,000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए, दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो आप बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं, न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं, तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। देखिए, मैं आप बता दूं कि प्रधानमंत्री जी के शपथ लेते 2014 के वर्ष को आप याद कीजिए, उन्होंने देशवासियों के लिए शुद्ध पेयजल की भी बात कही थी। खुद कर रहे हैं, अभी आप जो सुना रहे थे कि 6,000 करोड़ आया और हमने उसको इनकार कर दिया। कोई भी मुख्यमंत्री जो अपने बिहार प्रांत का जो विकास चाहेगा, पेयजल पहुंचाना चाहेगा, 6,000 करोड़ रुपए उसके बाद भी और किस्त गई है, उसको इनकार करेगा क्या? वो गलत बोल रहे हैं। इनकार करने का यह सबसे बड़ा कारण क्या था कि केंद्र के पैसा का हम इसमें उपयोग करेंगे तो केंद्र तो इसकी थोड़ी बहुत निगरानी करेगी, और बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है जल नल का घोटाला, इसलिए उन्होंने केंद्र का पैसा लेने से इनकार किया। जो उन्हीं के बयान की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने तो कहा कि 2 बार इनकार किया, 2 बार कि ये कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री की योजना है, और जबकि उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है और हम इसको उससे पहले से चला रहे हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे, या वो लिखिए कि ये हमारे यहाँ पहले चल रहा। कहीं ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन पूरा देश जब यह मानता है कि हर घर नल से जल पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो दूसरे राज्यों में भी तो कहीं गया होगा जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी। कुछ नहीं था, केंद्र की सरकार की निगरानी से बाहर होकर जल योजना में, पेयजल योजना में घोटाले करने का इरादा था इनकी। इसलिए क्या जो अभी एक हम लोग जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन मान रहे हैं, उसकी काट के लिए बीजेपी या एनडीए ने कौन सा फॉर्मिडेबल अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन किया है? भारतीय जनता पार्टी की नीति ही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम
130 करोड़ देशवासियों के विकास और उसके न्याय के लिए हम काम करते हैं। हम उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप ही की बात पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको और स्पष्ट हो इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ कि आप कोई समीकरण बनाना चाहेंगे क्या? कोई हम समीकरण, हमारे पार्टी की नीति है जनता का समीकरण, सबका साथ सबका विकास हमारी नीति है। हम सबका साथ लेकर हम अपना समीकरण बनाना चाहते हैं। हम किसी वर्ग, समुदाय और किसी समूह का हम समीकरण नहीं बनाना चाहते। हम अपनी नीति पे काम करने वाले हैं और हम उस नीति के खिलाफ जरूर हैं और जनता भी समझ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में खेला हो गया और आपको पता नहीं चला, और जब पता चला तो गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या रिएक्शन था? आपकी कोई बात हुई बिहार को लेकर उनसे? देखिए, पार्टी में कोई विषय आता है तो चर्चा होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के माननीय जेपी नड्डा जी ने जरूर इस विषय पर पार्टी के नेताओं से बात की। इसमें कहीं दो मत नहीं। पार्टी के नेताओं से बात तो हुई ही थी। जब ये ऐसी स्थिति आती है तो पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारी मिलते हैं, पार्टी के प्रमुख लोग मिलते हैं और जो विषय आता है उस पर चर्चा होती है, फिर उसमें हम आगे का राह ढूंढते हैं। हमारा काम है देश हित में आगे बढ़ते जाना, काम करते जाना। देश हित मतलब इसमें समग्रता है। एक सर, आपकी सरकार पर हर राज्य में जो विरोधी हैं वो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं और अब तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। जिस दिन विश्वास मत परीक्षण था बिहार विधानसभा में, उसके एक शाम पहले आरजेडी के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया कि एजेंसियों के लोग पटना पहुंच गए हैं और सुबह कुछ कार्रवाई होगी, और वाकई में जब सुबह होती है तो फिर छापे पड़ने शुरू होते हैं। एक तो इस पर आपसे एक जवाब चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो विरोधी आपके आरोप लगाते हैं? इन छापों में एक छापा पड़ा गुरुग्राम के एक मॉल में छापा पड़ा। उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उस मॉल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उल्टे वो कह रहे हैं कि इस मॉल से कनेक्शन तो बीजेपी वालों का है। तो क्या ये चूक हो गई आप लोगों से? ये गुरुग्राम वाले मॉल की क्या कहानी है? क्या ये चूक हो गई आप लोगों से या कोई और कहानी है? देखिए, यह काम जांच एजेंसियों का है और जांच एजेंसियों के भेजने की बात कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने जमाई शब्द का भी उपयोग कर दिया था, यहाँ तक कर दिया था। तो उनके यहाँ सीबीआई जैसी जांच एजेंसी, ईडी जैसी जांच एजेंसी आज से नहीं 1996 में से पहुँच रही है, जो जिसकी मैं बड़ी विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये सीबीआई के मुद्दे पर रहे तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि कोल स्कैम पर, कोयला घोटाले पर जब जांच हो रही थी तो कहा कि ये तो केज पैरेट है, पिंजरे का तोता है। अभी जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसमें ह्रास हुआ है। अगर हम सीबीआई के डायरेक्टर्स की बात करें, जोगिंदर सिंह हो, विजय शंकर हो, लगातार ये मांग उठती रही है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से स्वतंत्र है उसी तरह से सीबीआई को बना दिया जाए, ताकि ये जो विपक्ष वाले भी हल्ला करते रहते हैं कि इन लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, वो न हो। पर डायरेक्टर पुराने ये भी कहते हैं कि जिस तरह की शक्ति देती है ये, जिस तरह की मारक शक्ति सत्ता दल को मिलती है, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोग कोई भी नेता इसको स्वतंत्र संस्थान नहीं बनाना चाहेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? सीबीआई की जो प्रक्रिया है तो उसमें दखल अंदाजी की बात कौन क्या कह रहा है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सीबीआई कोई प्रक्रिया में जाती है, जांच में जाती है या कोई कार्रवाई करती है, तो क्या उसके कार्रवाई को यह कह दिया जाए कि कार्रवाई जो है सो किसी के इशारे पे है? तो इसका मतलब तो है कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी, कोई घोटालेबाज, कोई कानून को तोड़ने वाला, देश को नुकसान पहुंचाने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला, इस देश का पैसा जो विकास में लगना चाहिए, गरीबों को उत्थान में लगना चाहिए, वह किसी के द्वारा, चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा अगर वह हड़प लिया जाता है, घोटाला किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार है, तो क्या सीबीआई वैसे भ्रष्टाचारियों को क्या बोले कि जय भ्रष्टाचारियों की? ऐसा बोलेगा थोड़े। वो तो कार्रवाई करेगा कानून के तहत। उसे वो इसीलिए तो सीबीआई है, इसीलिए तो उसको स्वतंत्र किया गया है।
एक और सवाल है, मैं 2 पुलिस अधिकारियों के नाम ले रहा हूं, जिसमें जूलियो रोबेरो हैं, जो आप जानते हैं कि पंजाब में डीजी रह चुके हैं। उस दौर में और न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े लेख छपे थे इस बारे में, जब पंजाब में आतंकवाद था, जिस कड़ाई से उन्होंने वहाँ पर काम किया था। डी शिवानंदन हैं, जो महाराष्ट्र में डीजीपी रह चुके हैं। इनका कहना है कि जब आप सीबीआई और ईडी और एनआईए को भेजते हैं राज्यों में, तो राज्य की जो पुलिस है उसका मनोबल टूटता है। जब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को आप भेजते हैं तो राज्य की पुलिस और इन संस्थाओं के जो संबंध हैं वो बिगड़ते हैं, और अच्छा हो कि आप इससे बचें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गंभीर मुद्दा है। एक पुलिस राज्य की हो चाहे पुलिस केंद्र की हो, हमेशा कोऑर्डिनेशन के लिए, संवाद के लिए उनके बैठकें होती है, आपस में मिलना जुलना होता है, एक दूसरे से संवाद होता है, एक दूसरे से कई बातों पे शेयरिंग होती है। और मैं बताऊं कि साल में एक बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होता है, जो स्टेट पुलिस के मुखिया होते हैं, बीच बीच में भी उनके साथ मिलना होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सहयोग करती है। आप जैसे मैं बताऊं कि नक्सलवाद के एरिया में हम पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय भेजती है ना, हम वहाँ जाते हैं तो कोई विषय पे जाते हैं तो राज्यों से सहयोग लेते हैं ना। तो यह सहयोग लेना, सहयोग देना, संवाद करना, समन्वय रखना, यह प्रयास केंद्र की ओर से हमेशा होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देखिए बंगाल में चुनाव के आसपास, महाराष्ट्र में हमने देखा कि स्थानीय पुलिस और जो यहाँ से लोग जाते हैं उनमें थोड़ी सी रगड़ हुई, इसकी खबरें हमने देखी हैं। आपको क्या लगता है कि वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि उस पर और ध्यान देना चाहिए, या ये जो चिंताएं व्यक्त की हैं इन 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, इनका कोई मायने नहीं है? देखिए, आप बंगाल की बात किए, बंगाल को हम सब जानते हैं, और बंगाल की सरकार किस मोड में रहती है यह भी जानते हैं, और उसका क्या क्या नुकसान इस देश को, सिर्फ बंगाल को नहीं, इस देश को पहुंचता है, यह भी देशवासी हम सब जानते हैं। जब वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स जब जाती है तो या तो ऐसी ज़रूरतों पे जाती है जब वह राज महसूस करती है, या लगता है केंद्र को कि नहीं यहाँ हमको जाना चाहिए, तो उसको सूचना देकर हम जाते हैं। अम्फान एक उदाहरण है बड़ा। भारत सरकार रोहिंग्यों को घुसपैठिया मानती है या शरणार्थी, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए तो अच्छा होगा। देखिए, जो व्यक्ति या जो भी भारत को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से अवैध रूप से जो भारत की सीमा में आ जाते हैं, वह घुसपैठिया है, वह शरणार्थी नहीं है। इसलिए रोहिंग्या घुसपैठी है, शरणार्थी नहीं। रोज पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कश्मीर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आर्मी उनका अंजाम उनको दे रही है। मुझे गृह मंत्री अमित शाह का एक पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान याद आ रहा है कि पीओके हम लेके रहेंगे। तो बतौर डिप्टी बीजेपी के नेता, गृह राज्य मंत्री, कोई तारीख 24 से पहले या 24 के बाद पीओके कब हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, और कब कश्मीर में ये जो आतंकी वारदातें हैं, जवानों का जो लहू बहता है, वो बहना बंद होगा? भारत की भावना और पीओके की सच्चाई को माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में रखा था, और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, तो हम उसको मानते हैं कि हमारा हिस्सा है। और उनकी यह भावना थी कि हम हिस्सा मानते तो हमारा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम पीओके को कब दखल करेंगे और इतना दिन में करेंगे या क्या करेंगे। और यह भारत की सोच है, भारत की भावना है, हमारी सरकार की पवित्रता का भाव है यह। और हम जिस भारत की बात करते हैं, जो हमारे
पूर्वजों ने जो भूल की है, कांग्रेस के जवानों में जो भूल की है, उसका अफसोस तो अभी देश कर रहा है, देश के साथ हम लोग भी कर रहे हैं और अफसोस उसका सबको है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका संकल्प और जो सोच है और देश की एकता और अखंडता की जो सोच है, यह जग जाहिर है। और गृह मंत्री जी ने अपने बुलंद इरादों को दर्शाया था कि पीओके हमारा है तो हमारा है। नित्यानंद जी, अब हमारे पास जो सवाल हैं वो 5 हैं। हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं। इसको रैपिड फायर राउंड कहते हैं। आपको 2 में से एक ऑप्शन चुनना है। आपको लगे कि नहीं दोनों ऑप्शन बहुत भारी पड़ रहे हैं तो आप पास कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करूं? जरूर जी। तो आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी में हैं, आपके लिए अच्छा दौर कब रहा, जब आप पार्टी के अध्यक्ष थे राज्य में, या अब आप केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं? देखिए, पार्टी ने जिस समय पर जो जिम्मेदारी दी वह हर दौर मेरे लिए अच्छा था। आपको ज़्यादा पसंद क्या है, राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनना या केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनना? ज़्यादा पसंद क्या है? मुझको पसंद है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को अक्षरशः वहाँ उतारा जाए। एक बार वहाँ बीजेपी की सरकार आए और प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप बिहार विकसित हो, बने, बिहार का कल्याण हो। नित्यानंद जी, जिस तरह का ये दौर है उसमें इसका जवाब है पास, यानी ये सवाल छोड़िए, अगला सवाल पूछिए, मैं आपको अगले सवाल पे आता हूँ। बिहार में राजनीति में सफलता के लिए विकास ज़्यादा ज़रूरी है या जातिगत समीकरण सही बिठाना? देखिए, एक दौर था जो बिहार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पर लोग करने की कोशिश करते थे और सफलता भी मिलती रही है, कभी नहीं भी मिलती रही है। लेकिन अब देश के साथ साथ बिहार को भी विकास पसंद है। बिहार में बीजेपी का बड़ा नेता कौन, सुशील मोदी या गिरिराज सिंह? बिहार, देखिए बीजेपी में क्या है ना कि सामूहिक नेतृत्व की हमारे यहाँ एक प्रथा होता है। हमारे लिए दोनों बड़े नेता हैं पार्टी के लिए, सुशील मोदी जी भी बड़े नेता हैं और गिरिराज सिंह जी भी बड़े नेता है। इसलिए इन कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है यह नहीं, दोनों हमारे बड़े नेता हैं। मतलब आप एक ही जवाब दे रहे हैं, पास 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 कर रहे हैं, 3 पास कर दिया आपने। चौथा सवाल, गृह मंत्रालय के लिए आज बड़ी चुनौती क्या है, जहर उगलने वालों को संभालना या विपक्ष के कारनामों को खंगालना? हम किसी को खंगालते नहीं हैं, हम किसी को खोजते नहीं हैं। और जब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, देशवासियों के सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम खोजते भी हैं और खंगालते भी हैं। ये भी पास। आखिरी सवाल, 2024 में मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती कौन हो सकते हैं, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? दोनों की तुलना में बड़ी चुनौती किसकी आप मानते हैं? कोई नहीं, इस देश का गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता के दिलो दिमाग में एक ही नाम प्रधानमंत्री के लिए, वह मोदी मोदी मोदी। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम आज उनको इस देश के गरीबों का मसीहा बनाया है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया है। इस देशवासियों के दिलों को मोदी जी ने जीता है ना। तो देशवासियों के दिलों को जीतने वाला के सामने कोई चुनौती नहीं। किसी की दावेदारी है तो वह व्यर्थ है। नित्यानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सावधानी से शुरुआत की आपने, लेकिन धीरे धीरे आप जमते चले गए और लगता है कि बिहार की राजनीति में आप एक लंबी पारी खेलने के लिए अब तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।